Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, Waqar Arshad here, your biology teacher. I hope so you all will be healthy and okay. आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फुल बुक पेपर को, और ये प्री बोर्ड पेपर है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के सिलसिले में। मुझे उम्मीद है आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे और इसी तैयारी के सिलसिले में आप लोगों का प्री बोर्ड पेपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फुल बुक पेपर को, तो आइए शुरू करते हैं पहले पोर्शन से जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सबसे पहले आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं। 12 एमसीक्यूज हैं और आपने उनको सॉल्व करना है। दुरुस्त ऑप्शन का, बेहतर ऑप्शन का इंतखाब करना है और एक दफ़ा में इंतखाब करना है। इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं और 12 एमसीक्यूज के 12 नंबर होते हैं। आपने ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए इंतहाई सोच समझ कर टिक करना है या बबल को फिल करना है, क्योंकि एक दफ़ा सिलेक्शन के बाद बबल फिल कर देने के बाद आप उस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। किसी एमसीक्यूज की एक से ज़्यादा ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये इनकरेक्ट कंसीडर होगा, ये गलत तस्वर किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है क्लस्टर ऑफ पाउचेस फाउंड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सवाल चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा और एयर पैसेजवे में हम डिस्कस कर चुके हैं, हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि क्लस्टर ऑफ पाउचेस पाई जाती हैं फेफड़ों के अंदर, जिनको हम एल्विलाई कहते हैं। आइए ऑप्शंस में से दुरुस्त ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। ब्रोंकाई, एल्विलाई, ब्रोंक्यूल, ट्रेकिया। बी ऑप्शन में एल्विलाई लिखा गया है, आपने इसको टिक करना है। दूसरा सवाल चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है। किकर प्रोड्यूस्ड, ये एक दरख्त का नाम है और हम होम्योस्टेसिस में पढ़ चुके हैं। पौधे अपने मेटाबॉलिक वेस्ट अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, मुख्तलिफ हालतों में स्टोर करते हैं और उनसे छुटकारा हासिल करते हैं। यहाँ पर किकर की बात हो रही है, तो आइए रेलेवेंट ऑप्शन को तलाश करते हैं। गम्स, म्यूसिलेज, लेटेक्स या रेजेंस। तो आपने ए ऑप्शन को टिक करना है, जो कि दुरुस्त जवाब है। तीसरा सवाल, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिसालें हैं किसकी? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर। सवाल चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है। चैप्टर था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला और टॉपिक था ब्रेन वाला। तो हमने पढ़ा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ये दोनों कोऑर्डिनेटर हैं। तो आपने टिक करना है कोऑर्डिनेटर वाली सी ऑप्शन पे। फोर्थ एमसीक्यू, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का हिस्सा कौन सा पार्ट नहीं है? 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आइए दुरुस्त को तलाश करते हैं। पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम में। सेरिब्रम की बात की जाए ये फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम की बात की जाए ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो आपने सी ऑप्शन पे टिक करना है। चूंकि पूछा गया है हाइंड ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन दुरुस्त है, आपने टिक करना है सेरिब्रम पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू सम बोन्स प्रोड्यूस। कुछ हड्डियां हैं जो कि पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। म्यूकस, हार्मोन्स, ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन। यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी में, आपने ब्लड सेल पे टिक करना है। एन ऑर्गेनिजम्स एक्सप्रेस्ड फिजिकल ट्रेट सच एज सीड कलर और पॉट शेप इज कॉल्ड इट्स। एक जानदार है कि जो अपनी फिजिकल ट्रेट को जाहिर करता है, जैसा कि बीज की रंगत है या पोड की शेप है, इसको हम क्या कहेंगे? ए ऑप्शन जीनोटाइप, बी है फिनोटाइप, सी कैरियोटाइप एंड डी फिजिकल टाइप। यहाँ पर दुरुस्त जवाब फिनोटाइप वाली ऑप्शन में है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्क ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज स्टार्टेड इन। जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम का आगाज हुआ किस सन में? सवाल लिया गया है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से, जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है। आइए ऑप्शंस में दुरुस्त का इंतखाब करने के लिए एनालाइज करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। 1944, 1970, 1940 या 1945। ए ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है, आपने 1944 पे टिक करना है। एंटीवायरल प्रोटीन इज। सवाल नंबर 8 पूछा गया है एंटीवायरल प्रोटीन के बारे में। आइए ऑप्शंस में देखते हैं। इंसुलिन, इंटरफेरॉन, यूरोकिनेज या थाइमोसिन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आपने इंटरफेरॉन पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9, हैप्लॉइड जनरेशन इज। हैप्लॉइड जनरेशन कौन सी है? सवाल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। स्पोरोफाइट, एंडोस्पोर, गेमीटोफाइट, बोथ ए एंड सी। यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो गेमीटोफाइट है, जो कि हैप्लॉइड जनरेशन होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन सेल आर। एक इंसानी सेल में क्रोमोसोम्स के कितने पेयर पाए जाते हैं? सवाल लिया गया है इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। 26, 46, 24 एंड 23। हमें मालूम है 23 पेयर्स पाए जाते हैं। 23 पेयर्स यानी 23 जोड़ों की सूरत में इंसानी सेल में 40 क्रोमोसोम होते हैं। आपने डी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, द बेस ऑफ फूड चेन इज ऑलवेज फॉर्म बाय। किसी भी फूड चेन की बुनियाद होती है, कौन सी ऑप्शन है? आइए देखते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर या हेट्रोट्रॉफ। आपने टिक करना है प्रोड्यूसर वाली ऑप्शन पे, जो कि दुरुस्त जवाब है। हम पढ़ चुके प्रोड्यूसर हर फूड चेन की बुनियाद होते हैं। हर फूड चेन का आगाज प्रोड्यूसर से होता है। लास्ट एमसीक्यू, डिजिटैलिस स्टिमुलेट द ऑर्गन। सवाल फार्माकोलॉजी वाले लास्ट चैप्टर 18 से लिया गया है। डिजिटैलिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग में। हमने पढ़ा था कि ये एक पौधे से हासिल होती है जिसको हम फॉक्स ग्लव कहते हैं। हमने पढ़ा था इसका काम आपके हार्ट को स्टिमुलेट करना है। आइए रेलेवेंट ऑप्शन को तलाश करते हैं। ब्रेन, हार्ट, किडनी या लंग। डिजिटैलिस किस ऑर्गन को स्टिमुलेट करती है? आपने टिक करना है हार्ट वाली ऑप्शन को, जो कि ऑप्शन बी है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे एमसीक्यूज। आइए अब हम नेक्स्ट पोर्शन को डिस्कस करते हैं, जो कि सब्जेक्टिव टाइप से ताल्लुक रखता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि सब्जेक्टिव टाइप का है। सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन के लिए आपको 1 घंटा और 45 मिनट दिए जाते हैं। इस वक्त में आपने इस हिस्से को हल करना होता है, इस पोर्शन को सॉल्व करना होता है। आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है, आपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद अटेम्प्टेशन के दौरान सवालों की तरतीब को इस तरह से मलहूज़े खातिर रखना है। सबसे पहले आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव टाइप में आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन की तरफ मूव करना है। जहां तक ताल्लुक शॉर्ट क्वेश्चंस का है, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में 30 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, क्योंकि आपने 15 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको 3 पार्ट दिए गए होते हैं। हर पार्ट में से 5 सवाल आपने लाजमी हल करने होते हैं। और यहाँ पर अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि रैंडमली सवाल हल करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने उसी तरतीब के मुताबिक सवालात को हल करना है जिस तरतीब के मुताबिक आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं। इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पर, चेक करने वाले पे, और वो नंबर देने में फराख दिली का मुजाहरा करता है। उसके जहन में ये इंप्रेशन पैदा हो जाता है कि बच्चे को सब आता है, इसलिए वो तरतीब से सवालात को हल कर रहा है। कुछ बच्चे ये काम करते हैं कि सवालात को रैंडमली सॉल्व करते हैं। आखिरी सवाल को पहले हल कर लेते हैं, दरमियान वाले को फिर हल करते हैं, और सबसे पहले वाले को सबसे एंड पे हल करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। और एक बात और, आपने हर सवाल के साथ एग्जैक्ट उसी का नंबर लिखना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करना है। आपने पार्ट वाइज सॉल्व करना है शॉर्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। आपने पार्ट 1 की हेडिंग देनी है, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देनी है, फिर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से हेडिंग देनी है। तो आइए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट से आगाज करते हैं। पहले पार्ट का पहला सवाल है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ। दांतों के ऊपर तंबाकू नोशी के क्या मुज़िर असरात होते हैं। सवाल लिया गया है चैप्टर नंबर 10 से, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से ताल्लुक रखता है, निज़ाम तनफ़ुस पे मुश्तमिल है। हम पढ़ चुके हैं जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों के गिरने की शरह में इजाफा हो जाता है। तो आपने इस सवाल के जवाब में इसी बात को एक सेंटेंस की सूरत में मेंशन करना है। आप इफेक्ट ऑन टीथ की हेडिंग दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। आवाज कैसे पैदा होती है। सवाल चैप्टर 10 से लिया गया है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर से, निज़ाम तनफ़ुस वाले चैप्टर से। हम पढ़ चुके हैं हमारी सांस की नाली के आगाज में जहां वो खुराक की नाली से अलग होती है, जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के बाद लेरेंक्स आता है। लेरेंक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ पैदा करते हैं। आपने इसी हकीकत को 2 सेंटेंसेस में लिख देना है। आप लिख सकते हैं हेडिंग के साथ, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। द लेरेंक्स इज अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज, इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रैकिया, इट इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। 2 पेयर्स ऑफ fibrous band called vocal cords are stretched across the larynx. फंक्शन में आप लिख सकते हैं, the vocal cords vibrate when the air passes through them. This vibration produces sound. Question number 3. What is the function of hairs and mucus in the nose? सवाल एयर पैसेज वे से लिया गया है। चैप्टर है आपका पहला, चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला। हम पढ़ चुके हैं हमारे नाक में
नेजल कैविटी के अंदर ना सिर्फ बाल पाए जाते हैं बल्कि म्यूकस भी पाई जाती है। सवाल पूछा गया है मकसद क्या है इनका। आपने लिखना है कि इनका काम हवा को साफ करना है, हवा में नमी को शामिल करना है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना है, जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक उस हवा के टेम्परेचर को एडजस्ट करना है। आप इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे रोल ऑफ फाइन हेयर्स एंड म्यूकस की हेडिंग के साथ, आप 2 लाइनों में इसका जवाब देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंस वाला, गुटेशन और ट्रांसपैरेशन में फर्क बयान कीजिए। चूंकि डिफरेंस वाला सवाल है, आपने टेबल बनाना है, दरमियान में लाइन लगानी है, आपने 2 पॉइंट्स की सूरत में फर्क को वाज़ेह करना है। आप पहला पॉइंट डेफिनेशन का लिखेंगे, ट्रांसपैरेशन की डेफिनेशन और गुटेशन की डेफिनेशन। दूसरे पॉइंट में आप अकरेंस लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें ट्रांसपैरेशन की तो ये दिन के वक्त सूरज की रोशनी में होती है, अगर हम गुटेशन की बात करें तो गुटेशन का अमल रात के वक्त होता है जब टेम्परेचर कम हो जाता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है बेनिफिट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ चुके होम्योस्टेसिस के हवाले से डिटेल में, और ये चैप्टर पूरे का पूरा वीडियो लेक्चर्स की सूरत में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वेब पोर्टल पर भी मौजूद है। हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस के फायदों के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या है? ये एक ऐसा अमल है, मैकेनिज्म है, फिनोमिना है, हमारे जिस्म के अंदरूनी हालात को यकसा हैसियत में बरकरार रखता है। इस हकीकत के बावजूद बैरूनी माहौल में मुसलसल तब्दीलियां आ रही होती हैं। आप बेनिफिट्स में पॉइंट्स बनाएंगे और आप लिखेंगे नंबर 1, द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं blood glucose level remain about 1 gram per liter despite eating a meal rich in carbohydrate. Body cells need the internal environment in which conditions do not change much. आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर meninges give their function। सवाल चैप्टर 12 से लिया गया है और meninges के बारे में पूछा गया है। ब्रेन वाले टॉपिक में, स्पाइनल कॉर्ड वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती हैं, ये उनकी प्रोटेक्शन का काम करती हैं। आप meninges के बारे में लिखेंगे इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड meninges। फंक्शन ऑफ meninges में आप लिखेंगे इट प्रोटेक्ट ब्रेन, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। सवाल चैप्टर 12 से है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर है। सवाल के जवाब में आप लोगों ने लिखना है स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन को। आप लिख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड की हेडिंग के साथ, it is in fact a tubular bundle of nerve. It starts from brain stem and extend to lower back. इसमें आप प्रोटेक्शन की हेडिंग के साथ लिख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए दरअसल हमारी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, बैकबोन पाई जाती है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी meninges पाई जाती हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करती हैं। आखिरी सवाल पहले पार्ट का, डिफाइन रिफ्लेक्स सेक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। सवाल चैप्टर 12 ही से लिया गया है। सवाल में पूछा गया है 2 टर्मिनोलॉजीज के बारे में। आपने 2 हेडिंग बनानी है, रिफ्लेक्स सेक्शन आपने डेफिनेशन लिख देनी है, रिफ्लेक्स आर्क आपने डेफिनेशन लिख देनी है। आपने डेफिनेशन में लिखना है कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं, उनको हमारे हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कंट्रोल नहीं करते बल्कि स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेट करते हैं, इनको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जबकि रिफ्लेक्स आर्क में आप लिख सकते हैं ये वो पाथवे है जो नर्व इंपल्स फॉलो करती है रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। इसके बाद तीसरा सवाल जो कि दूसरा पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का और उसका पहला हिस्सा, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडो एंड एक्सोस्केलेटन। सवाल चैप्टर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट से लिया गया है। बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनका ढांचा जिस्म से बाहर होता है। हैरानकुन बात है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं अल्लाह ताला की कुदरत है कि इंसेक्ट्स का स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी होता है, इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और हमारा ढांचा जिस्म के अंदर होता है, इसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। चूंकि डिफरेंस है तो आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल की हेडिंग के साथ टेबल की सूरत में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट आर हिंज जॉइंट्स, गिव वन एग्जांपल। हिंज जॉइंट क्या होते हैं, कोई एक मिसाल दीजिए। सवाल इसी चैप्टर यानी स्पोर्ट एंड मूवमेंट से लिया गया है जो कि चैप्टर नंबर 13 है। आपने डेफिनेशन लिखनी है और मिसाल देनी है। हिंज जॉइंट की बात की जाए, आप हिंज जॉइंट की हेडिंग के साथ डेफिनेशन लिखेंगे, ये ऐसे जॉइंट होते हैं जो टू एंड फ्रो इन वन प्लेन मूवमेंट अलाउ करते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं आपकी कोहनी का जोड़, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। तीसरा सवाल, व्हाट इज मेंट बाय पार्थेनोजेनेसिस। सवाल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर नंबर 14 से लिया गया है। पार्थेनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। आपने हेडिंग देनी है पार्थेनोजेनेसिस की, आपने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। आप लिखेंगे
Parthenogenesis is also considered as a form of asexual reproduction. In it, an unfertilized egg developed into a new offspring. आप एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे और आप एग्जाम्पल में लिखेंगे fishes, frogs and insects. Next question is define reproduction. Also write its importance for species. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस से मुतालिक पूछा गया है. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे आप रिप्रोडक्शन की हेडिंग के साथ. आप लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशी. While it is one of the fundamental characteristics of living organism, it is not an essential life process. दूसरी हेडिंग आप देंगे इंपॉर्टेंस की और आप लिखेंगे रिप्रोडक्शन इज दस essential for the continuation of species. It ensures that genetic material of one generation is transmitted to the next. अगला सवाल है how does double fertilization occur? सवाल चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से लिया गया है. प्लांट वाला पोर्शन है और हम पढ़ चुके हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में. फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ये अमल होता है जिसमें एक स्पर्म एग से मिलता है और एक स्पर्म फ्यू या न्यूक्लियस से मिलता है. चूंकि दो स्पर्म्स की फ्यूजन होती है इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. आपने डबल फर्टिलाइजेशन की हेडिंग देनी है, आपने डेफिनेशन को लिख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में फर्क ध्यान कीजिए. सवाल इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स वाले चैप्टर से लिया गया है. आपने दो चीजों में फर्क करना है. सबसे पहले आपने लाइन लगानी है, लाइन ड्रॉ करके आपने टेबल की सूरत में इस डिफरेंस को वाज़ेह करना है. आप पॉइंट्स बना सकते हैं डेफिनेशन का और आप पॉइंट बना सकते हैं एग्जाम्पल का. डेफिनेशन में आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल में आप उनकी मिसालों को लिख सकते हैं. हमें पता है होमोजाइगस जीनोटाइप में अलील्स आइडेंटिकल होती हैं जबकि हेट्रोजाइगस में डिफरेंट होती हैं. और एग्जाम्पल में आप कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए की एग्जाम्पल दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सवाल आसान सा है और मेंडल के टॉपिक से लिया गया है. हम पढ़ चुके हैं मेंडल ने विरासत के दो कवानीन वज़ा किए. उनमें से एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी. आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हेडिंग देंगे और आप उसकी डेफिनेशन लिख देंगे. इसके बाद डिफरेंशिएट इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजीज हैं. दोनों में फर्क करना है. आपने टेबल बनाना है, दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी है, पॉइंट्स की सूरत में डिफरेंस को वाज़ेह करना है. आप पॉइंट्स बना सकते हैं डेफिनेशन एंड लोकेशन के. ट्रांसक्रिप्शन में आप लिखेंगे डीएनए से आरएनए का बनना और ट्रांसलेशन में आप लिखेंगे आरएनए से प्रोटीन का बनना. इसी तरह से लोकेशन में आप लिख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है जबकि ट्रांसलेशन राइबोसोम और साइटोप्लाज्म में होती है. यहां तक पहुंचकर शॉर्ट क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट मुकम्मल हो जाता है. तीसरे पार्ट का आगाज होता है पहले सवाल से और सवाल है डिफाइन इकोसिस्टम. सवाल सादा सा है और मैन एंड हिज एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से लिया गया है. चैप्टर के फर्स्ट पेज पे हम पढ़ चुके इकोसिस्टम की डेफिनेशन के बारे में. ये क्या है? सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट है जो कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन से वजूद में आता है. आपने डेफिनेशन इकोसिस्टम की हेडिंग के साथ लिखनी है, कंपोनेंट्स की हेडिंग के साथ आपने मेंशन करना है. इसके दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक. क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन कमेंसलिज्म एंड गिव एन एग्जांपल आल्सो. कमेंसलिज्म की तारीफ बयान कीजिए और एक मिसाल दीजिए. सवाल आसान सा है. कमेंसलिज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर जो कि एनवायरनमेंट वाला है. हमने ये पढ़ा था कि कुछ रिलेशंस जानदारों में ऐसे होते हैं जिसमें एक जानदार दूसरे से फायदा उठाता है, दूसरे को इससे कोई फर्क नहीं पहुंचता. और इसकी एग्जांपल भी हमने पढ़ी. सकरफिश इसकी मिसाल है, एपीफाइट्स इसकी मिसाल है. आपने यहाँ पर दो हेडिंग्स देनी है. आपने कमेंसलिज्म और एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है. कमेंसलिज्म की हेडिंग के साथ आपने डेफिनेशन लिखनी है. एग्जाम्पल की हेडिंग के साथ आपने इसकी मिसालों को नोट डाउन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ फूड चेन. फूड चेन की डेफिनेशन बताइए. सादा सा सवाल है. आपने मुख्तसर डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल देनी है. दो हेडिंग्स बनाएंगे आप, फूड चेन की हेडिंग और डेफिनेशन. इसी तरह एग्जाम्पल की हेडिंग और आप उसमें एग्जाम्पल लिखेंगे ग्रास, ग्रास होपर, स्पैरो एंड होप. डेफिनेशन में आप लिखेंगे ये सीरीज है जानदारों की जिसमें हर जानदार अपने से पहले वाले को खुराक बनाता है, अपने से अगले वाले की खुराक बनता है. क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन 4 यूजेस ऑफ फॉर्मिक एसिड. ये सवाल येलो बॉक्स से लिया गया है और फॉर्मिक एसिड के बारे में हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर. एक येलो बॉक्स में 4 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के नाम, उनको बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनका रोल लिखा गया था. तो यहां पर फॉर्मिक एसिड से रेलेवेंट क्वेश्चन है. फॉर्मिक एसिड का रोल क्या है आप लिखेंगे 4 पॉइंट्स. टेक्सटाइल डाइंग, लेदर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और रबर मैन्युफैक्चरिंग.
क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, आल्सो गिव इट्स वन बेनिफिट। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताइए और इसका कोई एक फायदा बताइए। सवाल सादा सा है, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है हम पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप बायोटेक्नोलॉजी की हेडिंग के साथ और बेनिफिट की हेडिंग के साथ आप बेनिफिट को मेंशन करेंगे। आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स और फॉर सर्विसेज। बेनिफिट में आप लिख सकते हैं इसकी मदद से हम इंसुलिन, फूड प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है आपने सारा नहीं लिखना, आपने सिर्फ हेडिंग्स को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फार्मास्यूटिकल एंड एडिक्टिव ड्रग। सवाल आखिरी चैप्टर से, चैप्टर 18 फार्माकोलॉजी से लिया गया है। ये दो किस्में हैं अद्वयात की, चैप्टर के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे हमने पढ़ा था। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो बीमारी की तशखीस में, बीमारी के इलाज में, बीमारी से बचाव में मदद देती हैं, इन्हें फार्मास्यूटिकल कहते हैं। आपने फार्मास्यूटिकल ड्रग की हेडिंग के साथ डेफिनेशन लिखनी है। इसी तरह कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं इस्तेमाल करने वाले को अपना आदी बना देती हैं, इन्हें हम एडिक्टिव कहते हैं। एडिक्टिव की हेडिंग के साथ आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है और बेहतर है अगर आप दोनों की एग्जाम्पल भी साथ मेंशन करते हैं। आप टेबल बनाकर डेफिनेशन और एग्जाम्पल की हेडिंग के साथ इस सवाल को प्रॉपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय नार्कोटिक्स, राइट डाउन इट्स वन यूज। नार्कोटिक्स से क्या मुराद है, इसका कोई एक इस्तेमाल बताइए। सवाल फार्माकोलॉजी वाले चैप्टर ही से लिया गया है। नार्कोटिक्स क्या है? ये एडिक्टिव ड्रग की एक किस्म है, ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और इसका फायदा क्या है? दर्द से निजात देने में मदद देती हैं। अब इस सवाल को अटेम्प्ट करते हुए आपने नार्कोटिक्स की हेडिंग देनी है और इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में, इनकी डेफिनेशन के बारे में 1 to 2 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है। इसके साथ आपने यूजेस की हेडिंग देनी है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, एक्यूट पेन से रिलीफ देने में मदद देती हैं, पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू नो अबाउट सल्फोनामाइड। सवाल एंटीबायोटिक से लिया गया है। सवाल आसान और सादा सा है और सवाल में पूछा गया है सल्फोनामाइड के बारे में बताइए। तो सल्फोनामाइड के बारे में आप यूं लिख सकते हैं डेफिनेशन, और डेफिनेशन में आप इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन के हवाले से 1 to 2 सेंटेंसेस डिस्क्राइब कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन के साथ आप लिख सकते हैं कि ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस को बैक्टीरिया में रोक देती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इस तरह से मौसर होती हैं। और यूजेस में आप लिख सकते हैं ये नमूनिया और यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं। यहाँ तक पहुंचकर शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद जो आखिरी पोर्शन है आपके सब्जेक्टिव टाइप का, वो है लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपको प्री बोर्ड एग्जाम में, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 सवाल पूछे जाते हैं। उन 3 सवालात में से आपने कोई से 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं और आपने हर सवाल को उसके दोनों पार्ट्स के साथ अटेम्प्ट करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तीनों सवालात के एक एक पार्ट को अटेम्प्ट कर लें, बल्कि आपने 2 सवाल चुनने हैं, 2 सवालात का इंतखाब करना है और उनके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। आपने एग्जैक्ट नंबर के साथ सवाल को अटेम्प्ट करना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यानी लॉन्ग क्वेश्चंस का पहला सवाल और उसका पहला पार्ट है एक्सप्लेन द एक्सक्रीटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी। सवाल लिया गया है होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर नंबर 11 से, किडनी के फंक्शन के हवाले से। चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने जब इसको अटेम्प्ट करना है आपने हेडिंग्स बनानी है, आपने इसके स्टेप्स की हेडिंग बनानी है। हम पढ़ चुके हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, प्रेशर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। ये सारे पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। जब आपने पेपर तैयार किया है, पेपर तैयार करने के बाद आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो आपने उस तैयार शुदा पेपर को इंतहाई तवज्जो के साथ, एहतियात के साथ, सफाई सुथराई के साथ, तरतीब के साथ, मार्कर की हेडिंग्स के साथ छोटे छोटे पैराग्राफ की सूरत में अटेम्प्ट करना होता है। इस सवाल को आप यूं अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इसमें हेडिंग्स दे सकते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी, प्रेशर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में आप फर्दर हेडिंग्स दे सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रीअब्जॉर्प्शन इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसी तरह ट्यूबुलर सिक्रीशन और यूरिन। यूरिन के साथ आप यूरिन की कंपोजिशन को भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि येलो बॉक्स की सूरत में आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, दूसरा हिस्सा। राइट अ नोट ऑन हाइंड ब्रेन ऑफ मैन। इंसानों के अंदर हाइंड ब्रेन पर तफसीली नोट तहरीर कीजिए। चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और आप लोग वीडियो लेक्चर्स वाले सेक्शन में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वेब पोर्टल में भी देख सकते हैं। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं।
पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। आपने ये तीनों हेडिंग्स बनानी है, आपने उनके फंक्शंस की हेडिंग बनानी है, आपने उनकी लोकेशन की हेडिंग बनानी है और आपने इस सवाल को प्रॉपर हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। सवाल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से लिया गया है और फर्टिलाइजेशन से मुतल्लिक पूछा गया है। फर्टिलाइजेशन की दो इकसाम हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। आपने प्रॉपर हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है। आपने सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की हेडिंग के साथ डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने टाइप्स की हेडिंग देनी है और इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के पॉइंट्स बनाने हैं। आपने इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हेडिंग देनी है, उसके बारे में बताना है और एग्जाम्पल की हेडिंग देकर मिसालें देनी है। इसी तरह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की हेडिंग देनी है, उसके बारे में बताना है और एग्जाम्पल के साथ मिसालों को लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। सवाल ब्लू बॉक्स से लिया गया है। ब्लू पोर्शन आपका इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में सेकंड पेज पे हम पढ़ चुके हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में आप लोगों ने प्रॉपर हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है। आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बारे में लिखना है, आपने नाइट्रोजन बेसिस के बारे में लिखना है, आपने नाइट्रोजन बेसिस की पेयरिंग के बारे में लिखना है, आपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में लिखना है। आप यूं हेडिंग बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट शुगर बैकबोन, नाइट्रोजन बेसिस, पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस और इसके साथ आप डायग्राम की हेडिंग के साथ इस सवाल के दरमियान में डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और पहला पार्ट है डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन। सवाल चैप्टर नंबर 18 से, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर है और आखिरी टॉपिक है, वहां से लिया गया है। सवाल बोर्ड में आ चुका है, वैक्सीन के मोड ऑफ एक्शन से मुतल्लिक वजाहत कीजिए। तो आपने इस सवाल को प्रॉपर हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट करना है। आपने वैक्सीन की हेडिंग के साथ उसकी डेफिनेशन लिखनी है, मोड ऑफ एक्शन की हेडिंग देनी है और उसमें आपने लिखना है इसके बारे में रोल ऑफ एंटीजन, मेमोरी सेल, रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड रोल ऑफ एंटीबॉडीज। इसके साथ साथ आप डिस्कवरी की हेडिंग भी दे सकते हैं डेफिनेशन के साथ। इसी सवाल का दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की मिसालों के बारे में वजाहत कीजिए। सवाल आसान सा है, हम पढ़ चुके हैं फर्मेंटेशन की दो इकसाम हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। ये रेस्पिरेशन की इकसाम। एनएरोबिक जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, उसकी भी फर्दर दो टाइप्स जिनको हम अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। इस सवाल को अटेम्प्ट करते हुए आप हेडिंग देंगे डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, डेफिनेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इंपॉर्टेंस। इसी तरह लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी डेफिनेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंपॉर्टेंस, ये सब हेडिंग्स आप दे सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में साइड पर एक फ्लो शीट डायग्राम मौजूद है, आप उसको भी ड्रॉ करेंगे और डायग्राम की हेडिंग के साथ या फ्लो शीट डायग्राम की हेडिंग के साथ आप उसको मेंशन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का पेपर, फुल बुक पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपनी गलतियों को पहचान लिया होगा, आइडेंटिफाई कर लिया होगा, सॉर्ट आउट कर लिया होगा। जिन सवालात में वीकनेस थी, कमी थी, आपने उसको समझ लिया होगा। आपने इन तमाम टिप्स को जो कि यहाँ पर डिस्कस की गई हैं फॉलो करना है। मुझे उम्मीद है आप इम्तिहानात की तैयारी में अगर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वीडियो लेक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट सेशन को फॉलो करते हैं, टेस्ट लेते हैं, चेक करते हैं, एमसीक्यूज को ट्राई करते हैं, एमसीक्यू बैंक जो कि वेब पोर्टल पे मौजूद है उसे इस्तेमाल करते हैं, पास पेपर्स को कंसल्ट करते हैं, तो आप बड़े अच्छे अंदाज में अपने इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं। कुछ जनरल चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है। आपने जब बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करना है, आपने सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना है। आपने अपने साथ जितने टूल्स की ज़रूरत है वो चेकलिस्ट की सूरत में मुकम्मल करके लेके जाने हैं। आपने अपने इंक पेन्स के अंदर इंक को फिल करके लेके जाना है। आपने रिमूवर का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, आपने इरेजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपके लिए एग्जाम में लेड पेंसिल बिल्कुल अलाउ नहीं होती, आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपने कटिंग नहीं करनी है, आपने ग्रामेटिक और स्पेलिंग मिस्टेक्स का ख्याल रखना है। आपने मार्कर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने पेपर अटेम्प्ट करते हुए अपनी आंसर शीट पे एक साइड पे लाइन ड्रॉ करनी है। आपके सवालात जितने बेहतर तरीके से लिखे गए होंगे, जितनी अच्छी तरतीब के साथ लिखे गए होंगे, जितनी खूबसूरती के साथ लिखे गए होंगे, उतना ही एग्जामिनर के लिए अट्रैक्टिव होंगे, नंबर लेना आसान होगा और आप अच्छे नंबरों के साथ इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात और भी याद रखिएगा कि जब आपने बोर्ड एग्जाम में एंटर होना है,
आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स का आगाज़ करना है तो आपने घर से अच्छी तरह से तैयार होकर जाना है और आपने पेपर के आगाज़ में दुआ पढ़नी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। वालिदैन की दुआएं समेटनी हैं और मेहनत के बाद अपनी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और जो गलतियां अब तक आप करते रहे हैं सेशन के दौरान बोर्ड एग्ज़ाम में उन्हें रिपीट नहीं करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपको कामयाबियों और कामरानियों से नवाजे।